हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सनंदन और polytechhub.com में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डील किया था कि डिफरेंट मतलब कि जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का डिफरेंट एक्सिस क्या होता है, लाइन क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्लेन क्या होता है और आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में मैंने चर्चा किया था और थोड़ा सा बताया था कि आइसोमेट्रिक ग्राफ क्या होता है, जो कि नॉर्मल ग्राफ से डिफरेंट होता है। क्योंकि नॉर्मल ग्राफ जो होता है मेरा, उसमें मेरा 2D ऑब्जेक्ट बनता है और जो मेरा आइसोमेट्रिक ग्राफ होगा उसमें मेरा क्या बनेगा, 3D ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं कि 2D ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे 3D ऑब्जेक्ट के बारे में। तो 2D ऑब्जेक्ट के बारे में जब हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना होता है, आइसोमेट्रिक पोजीशन ड्रॉ करना होता है, तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सीखेंगे कि स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर उसका आइसोमेट्रिक पोजीशन क्या होगा। तो स्क्वायर का आइसोमेट्रिक पोजीशन क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो मेरा क्या है, कोई ना कोई स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये क्या है, कोई ना कोई स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का क्या हमको बनाना है, आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाना है। तो इस स्क्वायर का अगर आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाना जाएंगे तो पहले मेरा जो पहला काम होगा वो क्या होगा कि पहले मेरे पास एक लाइन होगा, ठीक है, एक लाइन होगा जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये कोई एक्सिस रेफरेंस लाइन होगा, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, एक्स वाई कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये कोई रेफरेंस लाइन होगा। इस रेफरेंस लाइन की मदद से हम इसका ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक पोजीशन। तो क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट ले लेंगे हम, और आपको जैसा कि पता है कि आइसोमेट्रिक पोजीशन में हम किसी भी हॉरिजॉन्टल फेस को 30 डिग्री के इंक्लाइन से पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री के इंक्लाइन से पर हम दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ बी है, क्या है, पॉइंट बी है, और पॉइंट बी है यहाँ पर, इसका आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो हमको ये करना पड़ेगा कि ये पॉइंट बी हो गया। अब पॉइंट सी का जो यहाँ से यहाँ कीजिए, ये सी का हो गया, ठीक है, और सी से ये कहाँ चले जाएंगे, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा ये पॉइंट मिल गया वो सी। उसके बाद यहां से मेजर कर लो, ठीक है, और इसको क्या कर दो ऐसे, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इसका सारा साइड जो होगा बराबर होगा। तो ये भी एंगल जो होगा वो भी कितना का होगा, 30 का होगा, क्योंकि आपको पता है कि आइसोमेट्रिक पोजीशन में जो भी इंक्लिनेशन होता है मेरा, वो 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये होगा। अब इसके बाद इस प्रकार से ये जो हो जाएगा मेरा, इसका आइसोमेट्रिक पोजीशन होगा। तो ये पॉइंट है ए बी सी और डी। तो इस प्रकार से ये जो था, ये मेरा था कोई ना कोई स्क्वायर, और कोई ना कोई रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, उसका लेंथ में चेंज आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ में चेंज आ जाएगा। उसके बाद मेरा जो सारा प्रोसेस होता है वो सेम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट में ड्रॉ करते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल का आइसोमेट्रिक पोजीशन क्या होगा, इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे। तो ट्रायंगल का आइसोमेट्रिक पोजीशन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, तो मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है ना, इसको डिवाइड करिए यहां से, यहां पर लिखते हैं हम, तो ट्रायंगल में ये कोई ट्रायंगल मान करते हैं, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल किसी न किसी प्लेन में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी प्लेन नहीं, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है वो किसी न किसी प्लेन में ही बनेगा। अब इस ट्रायंगल को हम चाहेंगे तो हम इसको हम कन्फाइन कर सकते हैं, मतलब कि घेर सकते हैं इसको एक स्क्वायर वाला शेप में, एक स्क्वायर टाइप के शेप में हम इस ट्रायंगल को घेर दिए। मान लेते हैं ए बी सी है, ये डी है और ये ई है, तो ये कोई स्क्वायर प्लेन होगा, ए बी ए डी कोई स्क्वायर प्लेन होगा। अब ये स्क्वायर प्लेन का पहले आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का पोजीशन फाइंड करेंगे। चलते हैं कैसे बनाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं मेरा पॉइंट ए जो है रेफरेंस लाइन पर, ये कोई रेफरेंस लाइन है, इस पर पॉइंट ए यहाँ पे है। अब इसमें इस केस में क्या करेंगे, एडी हमको ड्रॉ करना है। तो एडी ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एडी ड्रॉ करना है, यहां से आगे डी, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी है और ए बी ड्रॉ करना है, तो यहां से आ जाइए बी, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि
ये जो मिल गया, उसके बाद हमको कहीं ना कहीं से पॉइंट सी फाइंड करना होगा अगर हमको ट्रायंगल का आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाना है तो पहले हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर जो प्लेन है उसका आइसोमेट्रिक पोजीशन बना रहे हैं। तो स्क्वायर प्लेन देख लीजिए, ये हो गया स्क्वायर प्लेन। या फिर किसी प्रकार का कोई भी प्लेन जनरेट होता है स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा, स्क्वायर के अलावा हो सकता है कि वो प्लेन जो मेरा रेक्टेंगुलर प्लेन हो। तो ये घबराना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में ज्यादा फेजेस डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आती है। तो क्या हो जाएगा, डी ए बी हम फाइंड कर लिए हैं, डी ए बी फाइंड कर लिए हैं, हमको ई फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे, डी के डायमेंशन इसके पैरेलल यहाँ चले जाएंगे, डी ई मिल जाएगा हमको। ये मेरा स्क्वायर प्लेन का जो आइसोमेट्रिक पोजीशन है वो बनकर रेडी है। अब हमको बनाना था कि हमको ना कहीं से कहीं ये ट्रायंगल फाइंड करना था। क्या करेंगे, हमको इस ट्रायंगल का पोजीशन बनाने के लिए हमको दो चीज पता है, पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, लेकिन पॉइंट सी के बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आप डी सी पर चले जाइए, डीसी चले जाइए, डीसी माप लेंगे, विद है तो कोई ना कोई आर्क से माप लेंगे, है ना। आपके पास कंपास होता है, कंपास की मदद से आराम से नाप सकते हैं कि कौन सा क्या हो रहा है। तो डीसी की मदद से, डीसी ये स्केल की मदद से जो भी है माप लीजिए। और डीसी जो है, ये सी पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ माप लीजिए, मान लीजिए डीसी मिल गया, तो डीसी पॉइंट कहाँ हो जाएगा, और ये हो गया सी। ऐसा इतना माप लेंगे, वो ये इसके बराबर हो गया है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, और हमको क्या बनाना था, ट्रायंगल का आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाना था। अब क्या करेंगे हम इसको, ये पॉइंट सी बी को मैच करा देंगे, सी ए को मैच करा देंगे, और ये जो मेरा हो गया, ये किसी न किसी ट्रायंगल का क्या मिल गया, किसी न किसी ट्रायंगल का हमको आइसोमेट्रिक पोजीशन मिल गया। तो इस प्रकार से ट्रायंगल के बारे में हम जाने। अब किसी मान चलिए अगर क्वाड्रिलेटरल्स का है ना, क्वाड्रिलेटरल्स का अगर हमको बनाना है आइसोमेट्रिक पोजीशन, तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स का, जिसको आप लोग चतुर्भुज भी कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स का भी बनाएंगे, है ना। तो ये चीजें जो होती है स्टूडेंट्स बहुत आसान होती है, लेकिन आपको विशेष में करना क्या पड़ता है कि आपके पास प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, है ना। जितने भी ड्राइंग का बेसिक नॉलेज है, अगर आप बिगिनर्स है तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में क्या होता है कि ड्राइंग को लेकर बहुत सारा माइंड में कॉम्प्लिकेशंस रहता है। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन, ये सारा कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। हम जरूर अपने अनुभव के अनुसार कह सकते हैं कि आपको पूरा समझ में आएगा। आते हैं, चलिए क्या किसके बारे में बात कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स का बनाते हैं हम क्या, आइसोमेट्रिक पोजीशन। तो क्वाड्रिलेटरल्स का आइसोमेट्रिक पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं ये मेरा कोई हम रेंडमली चुन लिए हैं, ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल्स है कोई क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी और डी, ये कोई क्वाड्रिलेटरल्स है। अब इस क्वाड्रिलेटरल्स का हमको कैसे करना है कि हम क्या आइसोमेट्रिक पोजीशन, तो क्या करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, हम इसको एक प्लेन में कन्फाइन कर देंगे, इसको बंद कर देंगे किसी प्लेन में, एक बॉक्स में घेर देंगे। कौन प्लेन में घेरेंगे, ये तो स्क्वायर प्लेन में घेरेंगे या फिर रेक्टेंगुलर प्लेन में। तो इस प्रकार से हम इसको क्या किए, एक बॉक्स में घेर दिए। इस बॉक्स में घेरेंगे, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, सर पॉइंट सी तो नहीं मिला, लेकिन पॉइंट सी हमको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात है नहीं। एबीसीडी हो गया, ये मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्यू है, और इस प्रकार से मैंने फाइंड कर लिया क्या, कोई ना कोई स्क्वायर प्लेन फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं। अब इस रेफरेंस लाइन पर क्या करते हैं, पहले हम ये जो प्लेन हमको मिला है, यहाँ पर आपको देखने से ऐसा लग रहा है ये प्लेन जो मेरा है ए बी क्यू पी, वो मेरा क्या है, कोई ना कोई रेक्टेंगुलर प्लेन है। पहले रेक्टेंगुलर प्लेन का बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ए पर चले जाएंगे, ए पर जाने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, बी मिलना है, तो बी पर चले जाएंगे, यहाँ से 30 डिग्री खींच देंगे लाइन। तो उसके बाद क्या करेंगे, डी पर जाएंगे, पी पर, ये पी पॉइंट था, है ना, इस पी पर जाएंगे तो कैसे मिलेगा, यहाँ से चले जाएंगे तो पी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये पी और क्यू को मिला, अब हमको है क्यू फाइंड करना, तो आप जानते हैं इसके पहले सेम लेंथ का इधर से आ जाएगा क्यू। तो ये कोई ना कोई रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया जिसका आइसोमेट्रिक पोजीशन आप लोगों ने देखा, है ना, ए बी, और ये था क्यू और ये था पी।
ये कोई रेक्टेंगुलर प्लेन था। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेन में हमको फाइंड करना था व्हाट विल बी द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि P और D की वैल्यू माप लेंगे हम। P और D की वैल्यू माप लिए, मान लेते हैं D पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। D पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मान लिया ऐसा, ये मेरा पॉइंट जो है D है। लेकिन पॉइंट C को लेकर हमारे पास टेंशन है। पॉइंट C को लेकर है क्या, हमारे पास टेंशन है। कैसे फाइंड करें पॉइंट C को? पॉइंट C को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट C से इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। मतलब कि ये पॉइंट C इस लाइन से परपेंडिकुलरली कितना मेजरमेंट पे है, और मान करते हैं ये M है और ये N है, तो MC और MC का वैल्यू क्या है, इसको अगर हम जान जाए तो मेरा काम क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि MQ क्या है। तो मान करते हैं ये मेरा पॉइंट जो है Q से यहाँ आते हैं तो ये M मिलता है, इसके बाद Q से यहाँ आएंगे तो ये N मिलेगा। ऐसा हम माप कर ले लिए, ठीक है। यहां से MQ मान लिए, यहां पर डाल दिए, सेम एग्जैक्ट डायमेंशन डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए एक्चुअली ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, कि जो MC लाइन है पैरेलल QN के, तो क्या करेंगे, QN के पैरेलल MC का कोई ना कोई फेज होगा। क्या होगा, कोई ना कोई पैरेलल फेज होगा। चलते हैं देखते हैं कहाँ है। तो ये इस प्रकार से कोई ना कोई MC का पैरेलल फेज होगा। उस प्रकार से देख रहे हैं कि MQ के पैरेलल CN है, क्योंकि अगर स्क्वायर कोई रेक्टेंगुलर प्लेन है तो ये भी 90 डिग्री का तो होगा ही। अब क्या करना है, CN फाइंड करना है, तो CN फाइंड करो। चलो CN है, अब CN फाइंड करेंगे तो CN इसके प्लेस में आ जाएगा पैरेलल। अब देखो यहाँ पर कटा ना, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा C। अब ये मेरा C पॉइंट भी मिल गया है, D पॉइंट भी मिल गया है, A पॉइंट भी मिल गया है और B पॉइंट भी मिल गया है। तो यहाँ से क्या हम अगर सबको मैच करवा देंगे तो मेरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको मैच करवा देते हैं, ये से मैच करवा दिए है ना। उसके बाद C से मैच करवाना है हमको, ठीक है। C से मैच करवा दिए, उसके बाद B से, और ये मिल गया हमको एक किसी न किसी प्लेन का, हमको क्या मिल गया, किसी न किसी क्वाड्रिलेटरल्स का क्या मिल गया, हमको आइसोमेट्रिक पोजीशन मिल गया। तो ये तो रहा ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसके बारे में। तो अब हम जानते हैं कि मेरा मिल गया क्या, आइसोमेट्रिक पोजीशन। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं कि सर्किल का आइसोमेट्रिक पोजीशन क्या होगा। सर्किल का आइसोमेट्रिक पोजीशन क्या होगा, ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट होता है एक्चुअली। इसको ड्रॉ करने का विभिन्न मेथड होता है ना। There are various methods of drawing the isometric projections of a circle, which we will describe it further. Look at here. Circle. तो आपके पास ये पता है कि सर्किल क्या होगा, एक ऐसा कोई लेमना होगा, उसको हम सर्किल बोलेंगे। ये भी सर्किल किसी न किसी है ना, किसी न किसी स्क्वायर में तो जरूर आ जाएगा, आएगा। सर्किल रेक्टेंगल में नहीं आएगा, स्क्वायर में आएगा, याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि जो सर्किल होगा उसमें किस में आएगा, एक स्क्वायर में आएगा। अब इसको हम किसी न किसी स्क्वायर प्लेन से क्या करते हैं, कंफाइन कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेन से क्या किए, बांध दिए, ठीक है। स्क्वायर प्लेन से हम क्या किए, बांध दिए। बांधने के बाद क्या करेंगे हम, इसमें इसका कुछ ना कुछ यहाँ टचिंग डायमीटर होगा, यहाँ भी टच करेगा ये इसको मिला दिए, सेम फेज में यहाँ भी काम होगा, मिला दिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सर्किल का सेंटर O हो जाएगा। इस सर्किल का रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा। अब इससे हमको क्या बनाना है, मेरा जो है, और ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। क्या करेंगे, पहले तो हम नाम देते हैं, ये मेरा स्क्वायर प्लेन है ABCD। और स्टूडेंट्स आप पूरी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं क्या, स्क्वायर प्लेन का ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसा होगा स्क्वायर प्लेन का, अब देख लीजिए। और है ना, अब आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होइएगा, आप लोग भी इतना ही जल्दी बना लीजिएगा जितना जल्दी हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये स्क्वायर प्लेन है,
क्या है, ये कोई ना कोई स्क्वायर प्लेन है। अब इस स्क्वायर प्लेन क्या है, स्क्वायर प्लेन का ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब हम जैसे पिछले महीने में फाइंड कर रहे थे कि डी सी माप लेंगे, लेकिन सर्किल दो है क्या, सर्किल तो लोकस ऑफ पॉइंट से मिलकर बन रहा है, उसमें कोई स्ट्रेट मिरर नहीं है, वो कर्व मिरर है। तो इस केस में क्या होगा, आप मेनी ऑफ पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पॉइंट कहाँ है, तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर प्लेन के डायमीटर को मिलाते हैं। ये जो स्क्वायर प्लेन का ये जो डायगोनल है उसको मिलाते हैं, मिला दिए, स्क्वायर प्लेन का डायगोनल मिला दिए, पॉइंट मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट मिल गया, ये कोई पॉइंट मिल गया, ये कोई पॉइंट मिल गया, और ये कोई पॉइंट मिल गया। तो देखिए इस सर्किल में टोटल हमको कितना फाइंड किया, पॉइंट के बारे में पता है हमको 1 2 3 4 5 6 8 है ना, तो 6 के बाद 7 और स्क्वायर 8, तो 8 पॉइंट का हमको पता है। हम चाहेंगे तो इस और नंबर ऑफ पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी ये इसके रिस्पेक्ट में हमको लोकेट करना पड़ेगा, राइट है, क्लियर है। तो क्या करेंगे हम कि डिफरेंट पॉइंट हमको मिल गया, तो हम उस पॉइंट का नाम दे देते हैं। पहले तो इसका नाम दे देंगे 1 2 3 4, इसका नाम दे दिए। अब इसका नाम दे दिए हैं M N O P, ये नाम दे दिए। अब ये M N O P 1 2 3 4 ये सब क्या है, किसी न किसी सर्किल पर पॉइंट है। अब अगर वो कहीं ना कहीं हमको इस लेमिना में मिल जाएगा तो आराम से हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये सर्किल का। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, पहला तो देख रहे हैं कि ए बी के बीच में ये है 1, तो सबके बीच में आ जाएगा 1, इस प्रकार से यहां भी होगा, ये यहां भी होगा और यहां भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया 1 2 3 4 हमको मिल गया क्या, ए बी पर 1 था, 1 2 3 और 4 मिल गया हमको। और हमको एम एन ओ पी फाइंड करना है, क्या करेंगे, एम से कैसे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस माप लो, इस लाइन से है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस माप लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस माप लो, तो क्या मिल जाएगा हमको, एम का वैल्यू मिल जाएगा। तो मान के चलते हैं कि मापने के बाद और इस पॉइंट को अगर हम ये कहे ये मेरा डी डैश पॉइंट है और ये मेरा क्या है, ए डैश पॉइंट है, तो क्या मिल जाएगा, कहीं डी डैश इधर था है ना, डी डैश इधर था और ए डैश इधर था, है ना। अभी डी डैश और ए डैश के रिस्पेक्ट में था पॉइंट एम, और जैसे हम पिछले इमेज को बनाने के लिए हम किए थे, इस प्रकार से इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर मेरा मिल जाएगा एम, क्या मिल जाएगा, एम। अब ये एम पॉइंट मिल गया, उसी प्रकार से यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा एन, यहाँ पर ओ जो ही है यहाँ पर वो, तो इस प्रकार से ये मेरा पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट सारा मिल गया है, तो ये एम मिल गया, उसके बाद एन ओ पी है ना, तो एम एन ओ पी, एक्चुअली वो यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, इसको ओ डैश कर दो, है ना, कुछ डिफरेंस होना चाहिए डायमेंशनिंग में। तो क्या हो गया, अब क्या करेंगे, सारे पॉइंट को अगर हम मैच करवा लेंगे स्मूथली, तो हमको क्या मिल जाएगा, आइसोमेट्रिक पोजीशन मिल जाएगा, किसका, तो जिसको हमको रिक्वायर था, है ना। तो अगर हम आइसोमेट्रिक पोजीशन ड्रॉ करना चाहे तो इस प्रकार से इसका आइसोमेट्रिक पोजीशन ड्रॉ हो जाएगा। मिलाओ, स्मूथली मिलाओ, जितना हो सके स्मूथली मिलाना है ना। एक पी पॉइंट, ये सब फ्री हैंड का नतीजा है, किस प्रकार से आ रहा है, पॉइंट क्लियरली नहीं मिल पा रहा है ना। तो पी एम इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया। तो ये मेरा क्या मिल गया, आइसोमेट्रिक पोजीशन मिल गया, किसका, सर्किल का। तो मैंने भी बताया था कि सर्किल का जो आइसोमेट्रिक पोजीशन होता है उसको ड्रॉ करने के डिफरेंट मेथड है। तो इसको बोलते हैं हम, है ना, इसको बोलते हैं, अब नेक्स्ट मेथड पर हम चर्चा करें तो इसको बोलते हैं, है ना, 4 सेंटर मेथड। अब चर्चा करेंगे 4 सेंटर मेथड, चर्चा करेंगे क्या होता है, 4 सेंटर मेथड चर्चा करेंगे। 4 सेंटर मेथड, तो
4 सेंटीमीटर था। अब हम 4 सेंटीमीटर मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो मेथड था उसको बोलते हैं, है ना, पॉइंट मेथड, है ना। इसमें क्या करते थे हम, डिफरेंट पॉइंट मेथड, मतलब कि मेथड ऑफ पॉइंट, मेथड ऑफ पॉइंट इसको बोलते हैं, और पॉइंट मेथड भी कह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, मेथड ऑफ पॉइंट, मेथड ऑफ पॉइंट। और चर्चा करेंगे कि 4 सेंटर मेथड क्या है। तो ये रहा मेथड ऑफ पॉइंट के बारे में। तो डिफरेंट पॉइंट फाइंड किए हैं हम, और अभी तक जितना भी चीज पढ़े हैं वो सारा का सारा मेथड ऑफ पॉइंट के बारे में था। अब हम 4 सेंटर मेथड के बारे में अगर चर्चा करें तो हम उसको कैसे बनाएंगे, देखते हैं। 4 सेंटर मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हमको किसी सर्किल का क्या बनाना है, हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, तो क्या करेंगे, आप यहां से देख रहे हैं कि सेम डायमेंशन में क्या हो रहा है कि इसमें ये जो है 1 3 लाइन जो है, 1 3 लाइन वो क्या है, एक डायमीटर है। तो इस प्रकार से जितना डायमीटर रहेगा उतना ही का स्क्वायर प्लेन बनेगा। तो चलो एक स्क्वायर प्लेन बना लेते हैं उसका आइसोमेट्रिक व्यू। तो स्क्वायर प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच लेंगे, एक पॉइंट ले लिए हम, यहां से हमको स्क्वायर प्लेन बनाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर इधर बनाया, इधर बना दिए, इधर बना दिए, इधर बना दिए और इधर बना दिए। थोड़ा सा हम इसको बड़ा बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये मेरा कोई ये था रेफरेंस लाइन, ये इधर चलो, ये इधर चलो, है ना, अब ये इधर चलो, ये मेरा क्या है, किसी न किसी स्क्वायर प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, अब इस स्क्वायर प्लेन के आइसोमेट्रिक व्यू से हम फाइंड करेंगे कि व्हाट विल द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्किल बाय 4 पॉइंट मेथड, है ना, 4 सेंटर मेथड इसको बोलते हैं। तो क्या करेंगे, प्रत्येक स्क्वायर प्लेन मिल गया हमको, और हम क्या करेंगे, यहां पर अपना कंपास रखेंगे, कंपास रखेंगे यहां पर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसमें इस सबका हाफ पॉइंट निकालेंगे, हाफ पॉइंट निकालिए, सबका हाफ पॉइंट निकालिए। ठीक है, ये 1, ये 2 मान लिए, 3, ये थोड़ा हाफ यहां पर होगा, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेन का हमने क्या मान लिया, डिफरेंट इसका बाइसेक्टर, ये सब डिवाइडिंग लाइन पॉइंट मान लिया कि इधर से इधर जितना होगा उधर से इतना होगा। नाम दे दो, ए बी सी डी, नाम दे दिए। अब क्या करना है, पॉइंट ए और 3 को आपस में क्या एक रेडियस समझते हुए, है ना, यहां चले आओ, है ना, उसके बाद यहां से क्या करना है, यहां पर अपना ये कंपास रखकर और इतना यानी कि A4 चाप लेते हुए, A4 आर्क लेते हुए पॉइंट 4 और 3 को क्या करा दोगे, मैच करवा दोगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से C पर चले जाना है और वहां से C1 आर्क लेते हुए, है ना, इसको मैच करवा देना है। ठीक है, C1 आर्क लेते हुए। अब क्या करना है कि ये जो मेरा सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इसमें क्या करेंगे, इसको पहले इसको मिलाओ, है ना, इस प्रकार से इसको मिलाओ, इस सबको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, है ना, मिला दिए। तो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये सब पॉइंट जो होगा इस डायगोनल के सीध में होगा, अगर ये सही से मिला रहेगा तो, है ना। ये जो मेरा डायगोनल है इसका सीध में रहेगा, मतलब कि इस प्रकार से रहेगा मेरा पॉइंट, है ना। तो इस प्रकार से मेरा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। ठीक है, तो M और 4 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को आर्क मानते हुए क्या करना है, अब ये M से 4 और 1 के बीच में एक रिलेशन ये बना देना है, ऐसे, है ना।
और चलिए हम अभी ऐसे बना रहे हैं, प्रियन से बना रहे हैं, इसलिए इतना स्मूथली नहीं मिल रहा है, नहीं तो स्मूथली मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से कुछ ये स्मूथली मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको मिला दिए, उस प्रकार से n और 3 को चाप मानते हुए, आर्क मानते हुए इसको मिला देंगे आपस में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमको ये एक विशेष प्रकार का ये मिला, ये लेंगे मिला हमको, और यही जो है मेरा किसी न किसी सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ फोर्स सेंटर मेथड की मदद से। तो आप लोगों ने अभी देखा कि सर्किल का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्या होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो थोड़ा सा आप डील करते हैं कि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली क्या होता है, अभी हम आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि 0.815 का जो रिडक्शन फैक्टर होता है, उसमें अगर हम एक्चुअल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाता है, आइसोमेट्रिक लेंथ मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से मिलेगा आइसोमेट्रिक लेंथ मिलेगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो इस केस में क्या होता है कि अब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू में डिफरेंस समझ रहे हैं। तो डिफरेंस इतना समझना है कि वैसा प्रोजेक्शन व्यू, मतलब वैसा ड्राइंग जिसमें हम ये स्केल यूज करेंगे, मतलब 0.815 का जो मतलब मेरा मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है उसको यूज करेंगे, तो हम उसको कहेंगे कि मेरा वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन रहा है। लेकिन जब सेम डायमेंशन के साथ हम एग्जैक्ट लेंथ से अगर कोई इमेज बना दे तो उसको कहेंगे कि वो मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है। मतलब कि जब रिडक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, अगर रिडक्शन नहीं होगा लेंथ में तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो समझने के लिए क्या करना है, अगर मान सकते हैं ये कोई स्क्वायर प्लेन है, ठीक है, ये स्क्वायर है, कह रहा है इस स्क्वायर का साइड अगर 10 सेंटीमीटर का है तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ, तो क्या करेंगे, एक लाइन दे देंगे और यहां से 10 सेंटीमीटर का ही लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस प्रकार से ये जो मेरा होगा ये सारा का सारा डायमेंशन जो होगा 10 सेंटीमीटर का होगा, तो इसी को बोलेंगे हम व्यू। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक व्यू बोलेंगे। अगर आइसोमेट्रिक पोजीशन की बात होगी तो क्या करेंगे, ये जो 10 का डायमेंशन है 10 का नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.815 से, और ये जो मिलेगा 10 यानी कि 8.15 मिलेगा यहाँ से, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन में स्टूडेंट को हमेशा क्या रखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं, रिडक्शन फैक्टर का यूज कर लेते हैं, या फिर अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया रहता है तो व्यू ड्रॉ कर लेते हैं, व्यू दिया रहता है तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइडिया होना जरूरी है कि क्या एग्जैक्टनेस है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। अगले लेक्चर में जब हम अब आएंगे तो उस केस में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के साथ साथ ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बीच में क्या इंटर कन्वर्जन होता है उसको देखेंगे। मतलब कि कोई भी ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया रहेगा, उस ऑर्थोग्राफिक व्यू को हम कैसे 3D यानी कि 3 डायमेंशनल व्यू में बदलेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कैसे ले जाएंगे, उस चीज को देखेंगे। तो ये रहा आज का मेरा लेक्चर। तो अब जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का पार्ट 3 आएगा उसमें वो सारी चीजें कवर होंगी। तो उसके बाद मेरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जस्ट अपना स्टडी प्लान करेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट, प्लेन और लाइंस की ओर। तो इतना कुछ सीखने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन का समय है, तो अभी लॉकडाउन का समय है। इस केस में हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे उसके पास बुक ना हो। तो इस केस में क्या करना है कि आप लेक्चर को देखिए, है ना, और उसके बाद हम अपने हर एक लेक्चर में अटेस्ट कर रहे हैं ड्राइंग प्रोसीड्यूर। तो आप ड्राइंग प्रोसीड्यूर को देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। उस केस में क्या होगा कि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा और आप बेहतर समझ पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरा जो वीडियो है उसको देखकर समझ रहे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। और अभी कोरोना है, घर में ही रहे, घर से बाहर न निकले।